आज की क्लास में सबसे पहले हमने बात करनी थी टीसीपी आईपी मॉडल पे। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, क्यों बनाया गया। अर्ली एजेस जिसमें इंटरनेट इन्वेंट हुआ और इंटरनेट का आगाज़ हुआ, फिर इंटरनेट जो था वक्त के साथ साथ ग्लोबली एक्सपैंड हो गया। और इसी तरह इंटरनेट में जो इक्विपमेंट यूज़ होता था तो उसकी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो थे वो भी इस फील्ड में आ गए। तो स्टार्टिंग में सीन ये था कि जो डिफरेंट वेंडर्स थे, जैसे कि आईबीएम है और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप नेटवर्क इंजीनियर कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको तमाम इक्विपमेंट एक स्पेसिफिक वेंडर का यूज़ करना पड़ता था। यानी केबल भी उसी की होगी तो कनेक्टर भी उसी का होगा, डिवाइसेस भी उसी की होंगी, तब आपका नेटवर्क जो था वो कम्युनिकेट कर सकता था, आपकी नेटवर्किंग हो सकती थी। मिक्स वेंडर एनवायरनमेंट का कोई इस किस्म का कोई सीन नहीं था कि आप मिक्स वेंडर एनवायरनमेंट यूज़ करके नेटवर्क एनवायरनमेंट या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस इशू से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आईएसओ है, वो ये डिक्टेट करता है मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई अगर आपने कोई भी हार्डवेयर या टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपने ग्लोबली सेल आउट करना है तो आप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई करेंगे। अगर आप उस पर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अपना इक्विपमेंट जो है सेल आउट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स जो हैं उस पर लिखा हुआ होता है या उस पर वेरिफिकेशन होती है या उसके पास सर्टिफिकेट होता है आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का। यानी इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हैं। हम आईटी से रिलेटेड बात करेंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेप लिया और इसने स्टेप इस तरह लिया कि इसने कहा कि भाई जितने भी वेंडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जब वो नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करेंगे या नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल पे काम करेंगे तो दे शुड फॉलो जो उसने एक मॉडल पेश किया था, एक मॉडल बना के बताया गया था, उसका नाम है OSI रेफरेंस मॉडल। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जिसको तमाम वेंडर्स फॉलो करते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड भी, नेटवर्क की फील्ड में हम बात कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी, यानी डेटा की ट्रांसमिशन होनी है तो वो इस पैटर्न को फॉलो करेगी। अब इसमें फ़ायदा ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उसमें जो प्रोप्राइटरी का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो था वो क्रिएट कर दिया गया। और फिर हम जो मिक्स वेंडर इन्वायरमेंट है उसकी तरफ भी जा सकते हैं, यानी बिज़नेस को भी ग्रोथ मिली और फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई। अब ये मॉडल जो कि OSI रेफरेंस मॉडल है, ये 7 लेयर्स पे मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि हर वो डिवाइस जिसने नेटवर्क पे कनेक्ट होना है, चाहे वो प्रिंटर है, वो एक CCTV कैमरा है, या वो एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या एक स्मार्ट डिवाइस है, या फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक कोई डिवाइस है, यानी वो नेटवर्क अवेयर है, नेटवर्क को अंडरस्टैंड करती है, तो उसने इस मॉडल को फॉलो करना है। इसके थ्रू वो अपने डेटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। ये 7 लेयर्स का जो मॉडल है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी आपके पास जो टॉप लेयर है वो हायर नंबर की है और जो बॉटम लेयर है वो लोअर नंबर की है। हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो डेटा सेंड कर रहा है, कंप्यूटर नंबर 2 डेटा रिसीव करेगा। तो जहाँ से आप डेटा सेंड कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपलोड करेंगे। या मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं और आउटलुक में आपने अपनी CV या कोई लेटर, इस किस्म का कोई भी अटैचमेंट जो था वो ईमेल से अटैच किया और फिर आपने जो कंटेंट लिखना था वो लिखने के बाद सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया। वहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आप जो भी काम एप्लीकेशन पे कर रहे थे, एप्लीकेशन इंटरफेस पे कर रहे थे, वो लेयर नंबर 7 पे होता है। वट वो आउटलुक है, वो पावर पॉइंट है, वो वर्ड है, एक्सेल है, वो कोई और सॉफ्टवेयर है, तो जितने भी लॉजिकल जो लॉजिकल एक वर्ल्ड है या लॉजिकल एक पार्ट है जो कंप्यूटर का है, वो सारे का सारा रिजाइड करता है लेयर नंबर 7 पे, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। अब डिफरेंट कंप्यूटर्स के
डिफरेंट कन्वर्जन कोड्स होते हैं, या एक कंप्यूटर जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, दूसरे का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। सो डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, या आप डेवलपर हैं और आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ कि जब उस पर हम नेटवर्क फ़ाइल शेयर करते हैं, नेटवर्क पे फ़ाइल को अपलोड करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देता है, या हम इंक्रिप्शन की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर की है कि भाई डेटा किस तरह रिप्रेजेंट करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है। तो ये सारी जो कन्वर्जन है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। अब एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में एक ही कनेक्शन है नेटवर्क का या इंटरनेट का, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गई। मगर इस एक कनेक्शन को यूज़ करके आप डिफरेंट सेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर मैं सेशन को सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो वो कुछ इस तरह का होगा कि भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैं उस पर कुछ पोस्टिंग करता हूँ, ये पोस्ट करके मैं एक लिंक आपको भी शेयर कर देता हूँ, और कुछ और मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे सर्कल में लोग हैं, मैं उन सबको शेयर कर देता हूँ। तो हर बंदा जब इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो इस साइट और उस कंप्यूटर के दरमियान में जो वो यूज़र यूज़ कर रहा है, इसके दरमियान में एक जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, इसको हम सेशन के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये आपके पास होता है सेशन। अब यहाँ पे सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट था। जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी वो ये थी कि भाई मेरे पास एक सर्वर है और इस सर्वर पे बहुत सारे यूज़र्स ने एक वेबसाइट को एक्सेस किया हुआ है। मगर वट इफ़ आप इसको दूसरे साइड से देखें, वो ये है कि भाई आपका कंप्यूटर है और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, और इस कनेक्शन का यूज़ करके आप इंटरनेट से डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं उनसे आप भी तो डिफरेंट सेशंस जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप लेक्चर रिसीव कर रहे हैं, इस लेक्चर के दौरान आप फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, या इंटरनेट पे जितनी भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं या रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका डेटा जो आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या आप यूट्यूब की कोई वीडियो साथ में आपने प्ले की हुई है या आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो डेटा और ये डेटा जो हमारी क्लास का चल रहा है, ये दोनों सेपरेट हैं। क्यों सेपरेट है कि इन दोनों का जो सेशन है वो डिफरेंट है। तो इसको मेंटेन रखना, यानी इसको सेपरेट रखना जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान में हो रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर की। यानी ISO ने जो OSI रेफरेंस, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक रेफरेंस मॉडल बनाया था कि ये डिफरेंट लेयर्स होंगी और उन पे ये काम होगा। देन आपके पास लेयर नंबर 4 है, यानी आपने जो ईमेल भेजी थी वो एप्लीकेशन लेयर पे थी, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे कि उसको किस तरह कन्वर्ट करना है, या कंप्रेस करना था, या इनक्रिप्ट करना था, या नहीं करना था। अगर करना था किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए तो फिर वो यहाँ पर होगा, और उसको अलग रखना है तो सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस फ़ाइल को जो आप सेंड कर रहे हैं ये किस मैकेनिज़्म के ज़रिए भेजी जाएगी? क्या इस फ़ाइल का भेजना ज़रूरी है, यानी कंप्यूटर से थ्रो करना ज़रूरी है, या थ्रो करने के बाद एक्नॉलेज भी करना ज़रूरी है कि भाई जहाँ पर मैंने इसको थ्रो किया है या जहाँ पर मैंने इसको सेंड किया है वहाँ पर ये रिसीव हो चुका है। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो एक फ़ाइल हम सेंड करते हैं, मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है जी। हम ट्रांसपोर्ट लेयर को समझ रहे हैं। अब तक आपने ये समझा कि भाई एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर पर आपने जो फ़ाइल सेंड की, हम अज्यूम करते हैं कि उसका साइज़ 100 MB है, और आपके कंप्यूटर का नेटवर्क पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो अगर कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है, इन केस लिंक डाउन हो जाता है या अदर कोई सॉफ्टवेयर के लेवल का इशू हो जाता है, तो फिर ये पूरी फ़ाइल कितना सेंड हो चुकी है और कितने % रह गई है, या अगर इसमें कुछ लॉस आ गया तो लॉस कहाँ पे था, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पैटर्न है वो ये है कि इस फ़ाइल को एज ए सिंगल फाइल सेंड नहीं किया जाता, बल्कि जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर आती है तो इसके डिफरेंट पीसीस बना दिए जाते हैं। इसको मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और अब इसको सेगमेंट कहते हैं। यानी एक चंक जो है वो 100 MB हम अज्यूम करते हैं, भाई उसके 100 पीसीस बना दिए गए या 10 पीसीस बना दिए गए। अब एक पीस को सेगमेंट कहते हैं, और ये आपके सर्किट सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जहाँ पे डेटा की अश्योरिटी ज़रूरी होगी कि भाई डेटा अगर यहाँ से 10 पार्ट्स या 10 सेगमेंट्स उसके बने हैं तो मेरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास 10 के 10 पहुंचने चाहिए, और दूसरे कंप्यूटर की तरफ से मुझे एक्नॉलेजमेंट भी आनी चाहिए कि भाई 1 से लेकर 10 तक हमें रिसीव हो चुके हैं। तो फिर
ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल होगा वो है टीसीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑल्सो नोन एज अ रिलायबल कम्युनिकेशन या कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड सेशन। ये सेशन है ना बिटवीन टू कंप्यूटर्स, एक फाइल सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, मगर रिसीव करने के बाद वो एक्नॉलेज करते हैं कि भाई मुझे सेगमेंट नंबर 1 रिसीव हो गया, नाउ सेंड सेगमेंट नंबर 2। सो सेंडर जो है वो सेगमेंट नंबर 2 सेंड करेगा, रिसीवर एक्नॉलेज करेगा उसको रिसीव करने के बाद कि भाई मैंने रिसीव कर लिया है सेगमेंट नंबर 2, अब आप सेंड करें सेगमेंट नंबर 3। सो अगर ऐसा पैटर्न है तो इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। इसके अलावा इसको आप कहते हैं रिलायबल कम्युनिकेशन, और जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है उसको हम कहते हैं टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन आपके पास है यूडीपी। अब टीसीपी में वैसे टीसीपी जब आप यूज़ करते हैं तो टीसीपी का कनेक्शन इस्टेब्लिश होने से पहले 3 वे हैंडशेक होता है, जिसमें 3 मैसेजेस होते हैं। सेंडर सिंक मैसेज भेजता है, फिर रिसीवर की तरफ से सिंक का एक्नॉलेज आता है, और उसके बाद सेंडर दोबारा एक्नॉलेज करता है तो इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद ये डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। सो ये टीसीपी में एक डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू यूडीपी। टीसीपी जब यूज़ किया जाता है, यानी जिस बंदे ने प्रोग्राम लिखा उसने बताया कि भाई नेटवर्क पे अगर ये नेटवर्क एप्लीकेशन है तो उसने टीसीपी यूज़ करना है या यूडीपी यूज़ करना है। सो अगर टीसीपी यूज़ करना है तो उसमें मसला ये आ जाता है कि एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है और डेटा जो है वो स्लो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि डेटा जब सेंड किया जाएगा तो दूसरी साइड से एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो फिर डेटा सेंड किया जाएगा, तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है और फाइल ट्रांसफ़र आप देखें उसमें डिले भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सो जहाँ पर फाइल्स या इस किस्म का सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि लार्ज साइज़ ऑफ फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है या स्ट्रीम करता है, तो मोस्टली वहाँ पर टीसीपी यूज़ नहीं हो रहा होता, वहाँ पर यूडीपी यूज़ हो रहा होता है। तो इंटरनेट पे कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं? सो इंटरनेट पे वीडियोस, ऑडियोज़, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, स्ट्रीमिंग आजकल स्ट्रीम करते हैं लोग। कोई मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई एक्सपो है, या गेमिंग कम्युनिटी है वो गेम्स को स्ट्रीम करते हैं, या साइंटिफिक रिसर्च है वो अपनी रिसर्च को स्ट्रीम में लेकर आते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट है ताकि लोग उसको देख सकें जो उनके सर्कल के लोग हैं। सो इस किस्म के सिनारियों में जो नेटवर्क से रिलेटेड प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा स्पेशली ट्रांसपोर्ट लेयर से, वो है यूडीपी। अब एक और बात क्लियर कर ले कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है तो उसमें बहुत सारी लेयर्स इन्वॉल्व हैं। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन पे था डेटा, मगर जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर आता है तो उसमें ये नहीं है कि सेंडर और रिसीवर है, इसमें यह है कि सेंडर ने में किसने भेजा सॉफ्टवेयर के लेवल पे, और रिसीवर के पास पहुंचने के बाद कौन से सॉफ्टवेयर ने उसको रिसीव करना है। सो ये बात आ जाती है कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। सो आपके पास टीसीपी और यूडीपी होता है, और हायर लेवल से पोर्ट नंबर्स होते हैं। हमने बात की थी कि आपके पास कंप्यूटर में 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स होते हैं, एक फिजिकल पोर्ट्स हैं, दूसरे लॉजिकल पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लॉजिक की बात कर रहे हैं तो लॉजिकल पोर्ट्स हैं जिनसे एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की या सर्विस की आइडेंटिफिकेशन होती है। सो इसकी 3 डिवीज़न है। आपके कोर्स में अब तक आपको 2 डिवीज़न बताई जाएंगी या बताई गई थी। वो है कि हमारे पास टोटल पोर्ट नंबर्स हैं 1 से लेके 65,535, ठीक है जी, 1 से 65,535, ये रटा लगा लें ताकि आपको हमेशा याद रहे कि भाई ये क्या है, ये पोर्ट नंबर्स हैं। अब इसमें जो 2 डिवीज़न्स हैं वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि कुछ पोर्ट नंबर्स हैं वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं करते ग्लोबली। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिज़र्व है डिफरेंट सर्विसेज के लिए। सर्विसेज का मतलब क्या है? जैसे आप अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सो आप DHCP को भी यूज़ कर रहे हैं, आप DNS को भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा कंप्यूटर आपकी लोकेशन पे मौजूद है जो नेम टू IP रेजोल्यूशन करवा रहा है, जो आपने MCSE में भी पढ़ा था, और कोई ऐसा कंप्यूटर भी मौजूद है जो आपको IP प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट IP नहीं बल्कि IP कन्फिगरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो भी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, सबनेटिंग वगैरह। सो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के बारे में कैसे पता चलता है कि भाई मेरा ये सॉफ्टवेयर है और इसकी रिक्वेस्ट इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है?
तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है पोर्ट नंबर से। हाँ, एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के पास जाना है तो उसके लिए कंप्यूटर्स को आईपी का पता होना ज़रूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के पास डेटा पहुंचा देता है तो उसको कैसे पता चलता है कि भाई ये मैंने वर्ड में ओपन करना था, या ये मैंने फायरफॉक्स में ओपन करना था, या ये डीएचसीपी के पास जाना है जो एक सर्विस चल रही है। तो ये डिफ़ाइन करता है, या ये आइडेंटिफिकेशन होती है पोर्ट नंबर से। अब पोर्ट नंबर आपके पास हैं वेल नोन पोर्ट नंबर्स जो कि 1 से लेके 1023 तक है, और दूसरे आपके पास है रैंडम पोर्ट नंबर। रैंडम पोर्ट नंबर जब आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने ब्राउज़र को ओपन किया, आपने टैब ओपन किया, आपने लिखा गूगल, उसके बाद दूसरा टैब आपने ओपन किया, तो आपको जो पहला टैब था जिसमें आपने गूगल लिखा तो ये रिक्वेस्ट चली गई गूगल के सर्वर के पास। मगर आपकी ट्रैफिक को आइडेंटिफाई किया जाएगा रैंडम पोर्ट नंबर से, और गूगल क्योंकि वेब सर्वर है, वेब सर्विसेज उसकी चल रही हैं, तो वो होगा वेब के जो भी सर्विस है। अगर मिसाल के तौर पे वो HTTP को यूज़ कर रहा है तो पोर्ट नंबर 80 होगा, यानी आपने ट्रैफिक सेंड की है, सेंड में है पोर्ट 80, रिसीव में है 1024। मगर यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि भाई आपने दूसरा टैब ओपन किया, वहाँ पर आपने लिखा बिंग, या आपने वहाँ पे लिख दिया याहू। अब वो भी तो एक सर्च इंजन है, वो भी एक वेबसाइट है, हम बिल्कुल यही देखते हैं कि भाई वो भी HTTP है, तो उसका डेस्टिनेशन भी क्या है, 80 है। तो दोनों 80 हो गए, तो आपके कंप्यूटर में दोनों डिफरेंट कैसे रहते हैं? तो रैंडम पोर्ट नंबर फर्स्ट वन जो आपकी रिक्वेस्ट थी जो गूगल के लिए थी उसमें था 1024, ये यूज़ हो गया। नेक्स्ट वन क्या है 1025, 1026, सो उनमें से कोई यूज़ होगा जिससे आपके कंप्यूटर को पता चलेगा भाई HTTP से तो आ रहा है मगर ये डिफरेंट टैब का है, ये डिफरेंट सेशन का है। ठीक है जी। सो ये सारे का सारा ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म होती है कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इसमें कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म 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 जी जी। हम्म हम्म सही। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर आपने एक बेसिक लेवल की या लेवल 1 की ट्रबल शूटिंग करनी है तो वो किस तरह होगी। सो उसके 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, आपने फिज़िकल लिंक्स को देखना है, यानी आप कनेक्टर के स्टेटस को देखेंगे, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, ओके है, केबल टेस्टर आपके पास मौजूद है, केबल को टेस्ट भी आप कर सकते हैं, सिग्नल थ्रू करेंगे, 8 के 8 सिग्नल्स आने चाहिए। बाकी केबलिंग पे भी आज की क्लास में ही हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे जी। 8 सिग्नल आते हैं ना, क्योंकि ईथरनेट केबल जो है उसके अंदर 8 केबल्स होती हैं और 4 पेयर्स होते हैं। पेयर्स होते हैं। RJ45 कनेक्टर है और ईथरनेट केबल है। बेसिकली इस केबल का नाम STP है, यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, मगर ईथरनेट इसका स्टैंडर्ड है। ईथरनेट ईथरनेट एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। बिल्कुल ठीक है जी। और RJ45 इसमें कनेक्टर लगा हुआ होता है। तो जब आप लेवल 1 पे ट्रबल शूटिंग करेंगे तो आपने ये देखना है कि भाई कनेक्टर ठीक लगा हुआ है या ठीक नहीं लगा हुआ। अगर डिवाइसेस सेम है, यानी आपने PC टू PC कनेक्शन किया हुआ है डायरेक्टली, एक केबल का पॉइंट PC में लगा हुआ है, दूसरा PC में लगा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है वो PC हो
दूसरे साइड पे लैपटॉप भी हो सकता है, वो एक सर्वर भी हो सकता है। यानी आपने देखना डिवाइसेस जो है वो सिमिलर हैं, तो फिर केबल क्रॉस केबल होगी। यानी मसला कहाँ पर है, स्टेप प्रॉब्लम नंबर 1 केबल में इशू है। ठीक है जी। आपको कैसे पता चला, आपने केबल का कलर कॉम्बिनेशन देखा, इसके अलावा आपने टेस्टर में केबल को सिग्नल पास करके देखा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी केबल ओके है या ओके नहीं है, इसमें कोई मसला। सो केबल टेस्टर कहते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। जो सबसे ईजीएस्ट होता है, उसमें आप केबल जब लगाते हैं तो आपको उसी वक्त बता देता है कि आपकी केबल जो है वो कनेक्ट हो रही है। उसमें लाइट्स बनी हुई होती हैं, 4 लाइट्स होती हैं, एक पे लिखा होता है कनेक्ट, एक पे लिखा होता है शॉर्ट है, और तीसरे पे लिखा होता है कि ये वर्केबल नहीं है, रेड वो कहता है डिसकनेक्टेड है। ठीक है जी। तो ये लाइट्स वो आपको शो करवा देता है, उससे आपको समझ में आ जाता है। मगर टेक्निकल पॉइंट आपने ये देखना है कि भाई जो पैच केबल्स है, केबल का नाम मैंने आपको बताया कि STP होता है। STP उसमें हम कैटेगरी 6 या 7 यूज़ करते हैं। जो कनेक्टर होगा वो RJ45 है। परेशानी हो ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको दोबारा सुनने को भी मिलेगा। सो केबल STP है, कनेक्टर RJ45 है, और जो स्टैंडर्ड है वो ईथरनेट है, जो IEEE ने बताया। ठीक है जी। अब जो बात हम समझ रहे हैं वो ये है कि जब इस केबल को आप कनेक्टर लगाते हैं, तो कनेक्टर लगाने के लिए आप इन केबल्स का एक स्कीम यूज़ करते हैं, कलर कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। उस कम्बिनेशन का मकसद ये है कि आप इस केबल को किन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। जब ये केबल बन जाएगी तो हम इसको पैच केबल कहते हैं, और जो आपको बनी बनाई मिलती है, आपने नाम सुना होगा, उसको हम पैच कॉर्ड कहते हैं। यानी डॉक्यूमेंटेशन में और जब आप बाय कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पैच कॉर्ड ही लिखा होता है। पैच कॉर्ड का मतलब है कि वो पहले से बनी हुई है, आपने नहीं बनाई है। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो यानी मशीन से, फैक्ट्री से बन के आया हुआ होता है आपके पास। ठीक है जी। जो आप रैक्स में स्पेशली यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा रैक में वो लगी हुई होती हैं, लेबल्स वगैरह लगे हुए होते हैं उस पर, या अगर कोई ख़राब हो गई तो आपको बनानी पड़ेगी। अब आपको जो बनानी पड़ेगी तो उस केबल को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम पैच केबल कहते हैं। पैच केबल 2 तरह की होती हैं, एक होता है स्ट्रेट और दूसरा होता है क्रॉस। थर्ड वन भी है मगर उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मोस्ट कॉमनली आपको यूज़ पड़ती हैं, करनी होती हैं या बनानी पड़ती हैं आपको, उनको हम कहते हैं पंच करनी पड़ती हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। अब आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे यही कंप्लेंट आ गई कि भाई मेरा जो पीसी है वो नेटवर्क पे नहीं चल रहा। सो स्टेप नंबर 1, आपने केबल को देखना है। आपको पता चला केबल ठीक नहीं है, डे नंबर 1 है आपका, और केबल को आप चेक करें तो ये स्विच से पीसी को कनेक्ट कर रही है, या दरमियान में वॉल जैक्स भी आ रहे हैं। जब आप किसी भी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली कोई भी डिवाइस स्विच से या आपके सर्वर रूम में मौजूद किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगी। जो सीलिंग है, जो बिल्डिंग का पूरा एक फैब्रिक है, उसमें केबल्स चल रही होंगी, और ये केबल्स सर्वर रूम में आके पैच पैनल में ड्रॉप होती हैं या टर्मिनेट होती हैं। और जो दूसरा लोकेशन है जहाँ पे स्टाफ बैठता है, वहाँ पे वॉल जैक्स लगे हुए होते हैं। जैसे मुझे लाइट ऑन करनी है तो एक स्विच लगा हुआ होता है, तो इसी तरह आपके पास ईथरनेट का कनेक्शन वहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है जी। ये आपने देख लिया होगा क्योंकि आप ऑन जॉब है, तो ये तो आपने देखा होगा। सो केबल जो है, अब बात ये हो रही थी कि भाई PC टू स्विच है, सर्वर रूम में स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे PC है, दरमियान में वो आ रहा है, यानी वॉल में वॉल जैक लगा हुआ है, और वहाँ पे सर्वर रूम में पैच पैनल लगा हुआ है, और पैच पैनल और स्विच के दरमियान में पैच कॉर्ड्स लगी हुई हैं जिनको हम देख रहे थे। सो जिनकी भी हमने बात की थी, जो मशीन कंपनी से आपको मैन्युफैक्चरर मिलती हैं। सो अब यहाँ पर केबल आपने देखनी है कि केबल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर केबल स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट केबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई केबल ही गलत है। तो आपने केबल को ठीक करना है, उसके बाद आप देखेंगे आपका मसला हल हो जाएगा। अगर मसला यहीं तक का है, यानी ट्रबल शूटिंग में स्टेप नंबर 1 आपने केबल को देखना है। ठीक है जी। आपने सिनेरियो को समझना है। बोले बोले। डबल केबल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि एक होता है स्ट्रेट केबल और दूसरा होता है क्रॉस केबल। नंबर 1 है स्ट्रेट थ्रू, नंबर 2 है क्रॉस ओवर। सॉरी। ठीक है जी। सो बात ये हो रही थी कि अगर इस किस्म का सिनारियो है तो उसमें तो ज़ाहिरी सी बात है भाई,
स्ट्रेट केबल यूज़ होगी। मगर इस किस्म का सिनेरियो कि आपने स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है या पीसी को पीसी से कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ सीन बनना हुआ है, तो वहाँ पर आप क्रॉस केबल यूज़ करेंगे। यानी वहाँ पर ये कंप्लेंट आती है तो आपने क्या करना है, आपने केबल को पहले टेस्ट करना है और केबल को चेक करना है कभी केबल क्रॉस है या स्ट्रेट है, तो उसके बाद फिर आपने डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे एक और बात आ गई कि भाई आप केबल को कैसे चेक करेंगे कि ये क्रॉस है या स्ट्रेट है। आपने मीटर पे लगाया, मीटर कह रहा है ठीक है, यानी वो 8 सिग्नल्स पास करता है। दूसरी साइड पे एक और तरह का मीटर है, उसमें 8 लाइट्स बनी हुई है सेंडिंग पे, 8 लाइट्स बनी हुई रिसीविंग पे। जब आप यहाँ से उसको सिग्नल पास करते हो, दूसरी साइड पे आपको 8 लाइट्स दिखाता है 1 बाय 1 करके, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि 8 की 8 केबल्स जो है वो काम कर रही हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मगर इसमें तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्रॉस है या स्ट्रेट है। अगर इस किस्म का टेस्टर आपके पास था तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो सिंपल सा था तो वो तो बताएगा मैंने सिग्नल पास कर दिया, वहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। सो आपने केबल के दोनों साइड्स जो है उनके कलर कम्बिनेशन को देखना है। अगर बोथ साइड्स का कलर कम्बिनेशन सेम है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट केबल है, और अगर बोथ साइड से केबल के कलर कम्बिनेशन जो है वो सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस ओवर केबल है, इसमें कोई डाउट, ठीक है जी। सो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 ट्रबल शूटिंग में ये होता है कि आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। मैं आईपी एड्रेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन कह रहा हूँ, विच मीन्स कि आपने देखना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका पूरा नेटवर्क है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिवाइसेस हैं, सर्वर्स वगैरह, ये किस नेटवर्क पे चल रहे हैं। या जो आप लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, आपको बताया होगा कि भाई फाइनेंस इस नेटवर्क पे चल रहा है, हमारा स्कूल जो है वो उस पर चल रहा है, हमारा एडमिन जो है वो इस नेटवर्क पे चल रहा है, या सम टाइम होता है कि ये सारे एक ही नेटवर्क में चल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि इसका इस नेटवर्क में कौन सा आईपी है, क्या मेरे पास डीएचसीपी है, डीएचसीपी नहीं है तो फिर आईपी आप कौन सा दे सकते हैं। सबनेट मास्क आपने देखना है और डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने देखना है, इन केस वो राउटिंग का सिनारियो आ रहा है। अगर रूटिंग का या राउटिंग का सिनारियो नहीं आ रहा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। सो स्टेप नंबर 2 आपने देखना है आईपी कॉन्फ़िगरेशन को। स्टेप नंबर 3 आपने सेंडर से रिसीवर के दरमियान में एक्सेस करके देखना है कि अब कोई मसला तो नहीं है। अब यही बात आ गई कि आपका सवाल ये था कि भाई हम OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ तो रहे हैं, मगर इसकी फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन या इसकी फ़िज़िकल यूजेज जो है, या प्रैक्टिकल यूजेज, सॉरी फ़िज़िकल कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूजेज इसका कहाँ पर होता है, कहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर फिर आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, आपके माइंड में है OSI रेफरेंस मॉडल। बेसिकली हम क्या देख रहे थे, ये जो ट्रबल शूटिंग मैंने आपको स्टेप्स बताए, ये हम OSI रेफरेंस मॉडल को ही देख रहे हैं, जो कि फ़िज़िकल से हमने देखा। जो स्टेप नंबर 1 हमने केबल को देखा, हमने फ़िज़िकल को देखा। फिर स्टेप नंबर 2 जो मैं आपको एड्रेसिंग के बारे में बता रहा था, वो हमने डेटा लिंक और नेटवर्क को देखा। यानी आपने तो एड्रेस देखा और एड्रेस को आपने ठीक किया, मगर लेयर के लिहाज से आप नेटवर्क लेयर पे देख रहे थे, ठीक हो गया। अब मैं और भी इस पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स वो हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वन वो ये है कि आप जिस कंप्यूटर से एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो कंप्लेंट आई थी वो ये कह रहे थे कि भाई मैं अपने जो एप्लीकेशन है वो वेब बेस है, मैं वेब ब्राउज़र को ओपन करके उसको एक्सेस करता हूँ तो ओपन नहीं होता। पहला जो स्टेप था आपने देखा केबल का इशू था, आपने ठीक कर लिया। दूसरा इशू आपने देखा कि भाई उसमें आईपी का रॉन्ग आईपी लिखा हुआ था किसी ने, वो आपने ठीक कर दिया। अब तीसरा स्टेप ये है कि वो जब सर्च करते हैं, यानी यूआरएल में एड्रेस बार में यूआरएल लिखते हैं, तो तब भी एक्सेस नहीं होता। तो अब ये इशू क्या है, ये इशू कैसे रिज़ॉल्व होगा, तो इसमें आपने देखना है सिंपल, यहाँ से इस कंप्यूटर से सर्वर को पिंग करके कि भाई नेटवर्क लेयर पे कोई मसला तो नहीं है। किस पे मसला नहीं है? नेटवर्क लेयर पे। ये जो आप पिंग कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं, या आप नेटवर्क लेयर को देख रहे हैं कि भाई दरमियान में राउटर जो आ रहा है, कहीं उसकी वजह से तो इशू क्रिएट नहीं हो रहा, कहीं उस पर कोई मसला तो नहीं है। तो आपको इशू वहाँ पे समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? भाई मैंने एक कंप्यूटर से अपने सर्वर को पिंग किया, अब वो पिंग नहीं आ रहा। अब पिंग का रिस्पांस हम देखेंगे कि रिस्पांस आपको क्या कह रहा है, वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल कह रहा है या वो कुछ और आपको मैसेज दे रहा है। उसके बाद जाके आप राउटर पे देखेंगे कि भाई राउटिंग परफॉर्म हुई भी है, ये दोनों नेटवर्क्स एक हैं या अलग हैं। ज़ाहिर सी बात है, राउटर लगा हुआ तो दो अलग अलग नेटवर्क्स होंगे, तो आप राउटर पे जाके उसको देख लेंगे, चेक करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास फायरवॉल है तो मोस्ट कॉमनली ऐसा हो सकता है कि फायरवॉल का आपने रूल जो है या ट्रांसलेशन आपने कन्फिगर नहीं किया, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो दरपेश होगा। प्लस ये बात भी हो सकती है कि जो पोर्ट नंबर्स हैं वो आपने अलाउ नहीं की हुई, या फायरवॉल इनेबल है जो स्पेसिफिक पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है,
तो ये सारी जो स्टेप्स हमने देखे हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ रेफरेंस मॉडल हैं। यानी ये रेफरेंस मॉडल पे डिफरेंट जो लेयर्स हैं, इनकी स्पेसिफिक डिवाइस हैं, सर्विसेज हैं या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने काम को आसान कर रहे हैं, ट्रबल शूट कर रहे हैं। अगर ये नहीं होती तो फिर समझ में ही नहीं आता कि भाई पहले केबल को करना है या पहले लिंक को देखना है या पहले यूआरएल को देखना है या फायरवॉल को देखना है। सो ये आपको एक तरीका बताता है कि स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को इस तरीके से चेक करना है, क्योंकि इसी पैटर्न के ज़रिए या इन लेयर्स के ज़रिए ट्रैफिक सेंडर से रिसीवर की तरफ और रिसीवर से सेंडर की तरफ ट्रांसमिट होती है। इसमें कोई इशू? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि डेटा लिंक लेयर जो है इसका क्या प्रैक्टिकल यूजेज है। अब दोबारा वही हमारे पास सिनारियो है कि भाई आपके पास कॉल आई और कॉल में बताया गया कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा या हमारे पास जो सर्विसेज चल रही थी या वो नहीं चल रही, या एक कॉमन सा एक क्यूरी आती है कि भाई फाइनेंस वालों की तरफ से आपको एक क्यूरी आई है। वो ये है कि भाई हमारा सर्वर यहीं पे मौजूद है, हमारे डिपार्टमेंट में भी मौजूद है, पहले वो चल रहा था, सब कुछ ठीक था, अब नहीं चल रहा। वैसे ऐसा होता नहीं है, मगर मैं सिनेरियो बना के आपको बता रहा हूँ। सो आपके पास स्विचेस भी मौजूद हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क में CCMP का टॉपिक है, उसमें जो एक्सेस लेयर होती है उसमें हम स्विचेस को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, यानी आपके पास ऊपर फायरवॉल है, उसके बाद राउटर्स हैं और उसके बाद स्विचेस हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बिल्कुल एज पे, राउटर्स राउटिंग करते हैं और स्विचेस जो है ना वो बेसिक ट्रैफिक को आइसोलेट करते हैं, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया था VLANs को कि भाई स्विच तो एक है मगर आपने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हर डिपार्टमेंट की ट्रैफिक अलग अलग रहे। ठीक है जी। सो ये जो क्यूरी फाइनेंस वालों की तरफ से आपके पास आई है, अब इसमें फिर जाके आपने दोबारा यही देखना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? आपने केबल्स देखनी है। भाई केबल्स ठीक लगी हुई हैं, हो सकता है कि एम्प्लॉय जो था आपने स्विच ऐसी जगह पे रखा हुआ है या उनको अलाउ किया हुआ है कि वो चेंज कर सकते हैं। पहले तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो SOP होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो फोर्स करते हैं, या आपके साइबर लॉज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आप उनको स्ट्रॉन्ग करें कि भाई किसी एम्प्लॉय को इजाज़त ना हो। स्टेप नंबर 1। सो अगर किसी बंदे ने चेंज कर दिया है, होता है भाईबंदी में आप कह देते हैं कर लो भाई कर लेना। सो उस बंदे ने चेंज कर दिया, किसी दूसरे पोर्ट में लगा दिया है, तो क्या वो पोर्ट जो VLAN 10 में यानी फाइनेंस के VLAN में थी, अब उसकी केबल निकाल के दूसरे VLAN में लगा दी गई है या उस पोर्ट में लगा दी गई है जो उस VLAN का पार्ट नहीं है, तो क्या इस बंदे को सही IP और सही केबल होने के बावजूद क्या सर्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको सादा ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊं, वो ये है कि भाई आपके सामने 2 स्विच लगे हुए हैं, आपके सामने 2 स्विच रखे हुए हैं और एक स्विच जो है उस पर पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, सर्वर भी है, बाकी लोग काम भी कर रहे हैं। अब इनमें से एक बंदा जो है वो इस स्विच में से केबल निकाल के अपने PC की, लैपटॉप की, वो दूसरे स्विच में लगा देता है और ये स्विच आपस में कनेक्ट नहीं है। तो क्या इस यूज़र को वो सर्वर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि ना स्विच आपस में कनेक्टेड है, ना कोई राउटिंग का सीन बन रहा है। तो हम तो टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं ना, हम कोई मैजिकल दौर में तो नहीं रह रहे। हम टेक्निकल की बात करेंगे, हम टेक्निक की बात करेंगे। तो उस लिहाज से जो VLAN है वो यही कहता है। VLAN आपको ये अलाउ करता है कि भाई आप एक स्विच पे मल्टीपल स्मॉल जो ग्रुप्स हैं वो बना सकते हैं, यानी आप उसकी पोर्ट्स को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। अब अगर एक ग्रुप की पोर्ट यानी कुछ पोर्ट जो है ग्रुप में है, वो दूसरे ग्रुप की पोर्ट से इसी स्विच पे रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल या मसला है आपका तो आप पूछ सकते हैं।